जय हिंद साथियों, आई होप आप सभी लोग बेस्ट होंगे और अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। मेरे प्रिय ब्रिजेशियंस एवं टॉपर्स, पिछली मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है श्रेणी क्रम समांतर क्रम से पहले श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि साथियों प्रतिरोधों के संयोजन का पहला क्रम होता है। और मैंने बताया आपको कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से जो फार्मूले बनते हैं वो मैंने आपको बताया था श्रेणी क्रम का। और श्रेणी क्रम से संबंधित जितने फैक्ट्स थे मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में कौन सी चीज समान होती है तो होता है धारा का मान, क्या होता है, और कौन सा चीज भिन्न भिन्न होता है तो होता है वोल्टेज, क्या होता है, जिसे विभवांतर बोलते हैं। मैंने सूत्र बताया था श्रेणी क्रम संयोजन का साथियों, ध्यान दीजिएगा, आर बराबर R1 R2 प्लस। अब मैंने ये भी बताया था कि जो R1 है, R2 है, R3 है, यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती है, इसके आगे भी बढ़ती रहती है। कभी कभी R4 भी होगा, कभी कभी R5 भी हो सकता। जितने हमें प्रतिरोधों की जरूरत होगी उतना हम बढ़ाते जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात आपको याद रखना है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उसमें धारा का मान क्या होता है, समान होता है। सबसे पहले दूसरी बात याद होनी चाहिए कि श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग कहाँ करते हैं, तो कम वोल्टेज को उपकरणों को चलाने या जलाने के लिए किया जाता है। इसका ये तो हो गया साथियों लाभ। हानि क्या है, इसमें बिजली की खपत ज्यादा होती है, क्योंकि साथियों अगर हमें श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और श्रेणी क्रम के जुड़े हुए परिपथ में एक ही बटन ऑन और ऑफ करने के लिए होती है। मान लेते हैं 4 बल्ब लगे हुए श्रेणी क्रम में और चारों बल्ब में से जलाना एक है, क्या है, लेकिन अगर बटन दाबेंगे, बटन को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो चारों बल्ब जल जाएंगे, तो वहां पर बिजली की क्या होगी, ज्यादा खपत होने लगेगी। तो यहाँ पर मैंने लाभ और हानि भी बताया था। और दूसरा हम आज पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन, जिसे बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान देने वाली बात क्या है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी का उल्टा ये है, क्या है, उसी का उल्टा ये है। फिर ये होता क्या है, तो यहाँ पे लिखने की शुरुआत करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन से। लिखिएगा आप लोग, सभी लोग लिखिएगा, जब प्रतिरोधों का एक सिरा, जब प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से, क्या लिखा मैंने कि जब प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जुड़ा होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते। नोट में लिखिएगा, सब लिखवाने के बाद हमें आगे वेरीफाई करेंगे। नोट में लिखिएगा, इस संयोजन में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है, जबकि विद्युत विभवांतर मतलब कि V का मान समान होता। नोट वाला भी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से सवाल अधिकतर यही से पूछता है कि समांतर क्रम संयोजन में कौन सी चीज क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर साथियों वोल्टेज मतलब विद्युत विभवांतर V का मान क्या होता है,
समान होता है और आई का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। आई क्या है, जो धारा है, क्या है, धारा को आई से लिखते हैं। और एक बार मैं फिर से आपको अटेंशन देता हूं कि अगर आप न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से लगाना चाहते हैं तो आपको ये चीज जरूर आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने अगर पढ़ा धारा तो तुरंत माइंड में आ जाए आई, आपने पढ़ा विभवांतरता तो तुरंत आ जाए वी, आपने पढ़ा प्रतिरोध तुरंत आ जाए आर। अगर ये दिमाग में आने लगेगा तो न्यूमेरिकल जल्दी लगेगा, वरना आप जान ही नहीं पाएंगे इसको किससे लिखेंगे, और जब ये नहीं जान पाएंगे तो जान नहीं पाएंगे किस सूत्र का उपयोग किया जाएगा। तो आपको ये तरीका कब अपनाना है, न्यूमेरिकल के टाइम अपनाना है, कैसे होगा, ये सब रिवीजन के साथ होगा। आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे सब बेटर आपका होगा। तो सर समांतरक्रम संयोजन है क्या, जब प्रतिरोधों का एक सिरा मतलब मैं थोड़ी देर समझाता हूं। प्रतिरोध हमारा यही तो होता है, रेजिस्टेंस यही तो होता है, ठीक है। इसका जो एक सिरा है, मान लेते हैं बिंदु यहां पर है, तो इसका एक सिरा किससे, इस बिंदु से होगा और दूसरा सिरा इस बिंदु से होगा। सवाल यही कह रहा है, मतलब परिभाषा यही कह रही है, प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा एक दूसरे बिंदु से होता है, तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं। नोट में मैंने क्या लिखवाया, इस संयोजन में धारा का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, जबकि विद्युत विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। अब ये तो हुई परिभाषा, ये हो गई इसका नोट जो ऑब्जेक्टिव के लिए जरूरी है। अब हम लोग इसके लिए सूत्र प्राप्त करेंगे कि आखिरकार ये जो समांतर क्रम संयोजन है इसके लिए सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए हम लोग इसके सूत्र की बारी करते हैं। पीछे आप सभी लोग ध्यान दीजिए, कोई भी आपस में बात मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इससे सवाल हर साल जरूर आता है। 1 नंबर का भी आता है, 5 नंबर का भी आता है। जब 5 नंबर का आता है तो कुछ नहीं, आपको इतनी परिभाषा लिखनी है और आगे जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही एक दूसरे का उल्टा, जो श्रेणी क्रम था उसी का उल्टा क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और अब सीखेंगे समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र स्थापना। ओके, ध्यान दीजिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र स्थापना। और याद रखिए, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर के संयोजन में थोड़े थोड़े शब्दों का अंतर होता है, बाकी परिभाषाएं एक जैसी होती है, थोड़े थोड़े शब्दों का आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो ये भी गलत हो जाएगा, और चित्र में अगर ध्यान नहीं दोगे तो पूरा गलत हो जाएगा आपका। ध्यान दीजिए, मैंने जो परिभाषा लगाया है आपके लिए, जो परिभाषा लिखवाया है वो उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिगर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिगर। हेडिंग क्या रहेगी, समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र स्थापना। समांतर संयोजन के लिए सूत्र स्थापना। सवाल कैसे बोर्ड एग्जाम में पूछेगा समांतर क्रम संयोजन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए या सूत्र प्राप्त कीजिए। ओके, सवाल अलग अलग हो सकता है लेकिन जवाब क्या होगा, एक ही होगा। अभी कोई लिखेगा नहीं, मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैंने परिभाषा में क्या लिखवाया है, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन या प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से होगा और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से होगा। ध्यान से देखिएगा, मैं 3 प्रतिरोध बनाता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रतिरोध हम ये ले लेते हैं, ओके। दूसरा प्रतिरोध हम ले लेते हैं भैया ये, चलिए, ओके। और तीसरा प्रतिरोध हम ले लेते हैं यहां से, ओके। मैंने क्या बताया आपको, बहुत आसान है, घबराने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैंने पढ़ाया क्या है कि प्रतिरोधों का एक सिरा किसी एक बिंदु से होगा। तो मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु यहां पर है, ठीक है, और प्रतिरोधों का एक सिरा कहां होगा, इस बिंदु से होगा, यहां से होगा। ये थोड़ा लंबा बन गया, इसको नजदीक बनाओ, ओके, ठीक। प्रतिरोधों का एक सिरा कहां हो गया, एक बिंदु से हो गया। दूसरा सिरा कहां से होगा, दूसरे बिंदु से होगा, ओके। ध्यान से देखिए, अब ये बिंदु जो है इसके अंदर तार जुड़े होंगे, कुछ इस प्रकार से जुड़ा होता है, ओके। और यहाँ पर सेल लगा होता है, क्या लगा होता है, सेल। जो ये लगा होता है सेल, मतलब यहाँ से क्या होता है, धारा दिया जाता है, करंट दिया जाता है। और जो बड़ा वाला होता है इसे प्लस बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, ओके।
यहाँ पर एक कुंजी लगाई जाती है, कुंजी क्या के होता है, लब बटन, और यहाँ पर साथियों एक लगा दिया जाता है आमीटर। क्या लगाया जाता है? ओके ओके, आइए ध्यान दे। अब चूंकि मैंने बताया था पिछली क्लास में कि जो धारा की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो यहां से आएगा, ध्यान से देखिएगा। अभी आप जान जाएंगे कि आखिरकार समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग क्यों होता है। ध्यान दीजिएगा, करंट यहां से फ्लो हुआ, यहां पर पहुंचा, ये आई है, क्या है? आई है। लेकिन जैसे यहाँ पर पहुंचा तो भैया अगर तीनों में चलाना है तो तीनों जो विभक्त होगा कि नहीं होगा? आपने देखा होगा कि मान लो आपके खेत में एक पाइप डाली गई, अब आगे कई सारी क्यारी हैं, तो सब में पानी जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहां से करंट तो आई आया था, लेकिन यह तीन जगह बटा, तो यहाँ पर क्या हो गया भैया? ये हो गया I1। क्या हो गया? यहाँ पर जब गए तो क्या हो गया? I2, और यहाँ पर आया तो क्या हो गया? I3। वो डाउट समझ में आ रहा है? अब देखिए ऐसे धीरे धीरे करते हुए इधर आएगा, आएगा नहीं आएगा? ये इधर आके यहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर आके यहाँ पे, और तीनों एक साथ हो जाएंगे, तो फिर आकर करंट यहाँ पर आने लगेगा। तो सबसे मेन बात ये रखना है कि जब प्लस से चलेगा तो कहाँ पहुंचेगा? माइनस। तब ये परिपथ पूरा होगा, तब ये रास्ता पूरा होगा। तो आप लोग जान ही गए होंगे कि समांतर क्रम संयोजन में आखिरकार आई का मान अलग अलग क्यों होता। देखिए अगर आई का मान हम छोड़ेंगे तो ऐसे अगर होता तो ऐसे चला जाता, लेकिन भाई तीनों को तो देना है पानी, तो तीनों जगह तो बटेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिए, पहले ताकत ज्यादा था, अब ताकत कम होगा कि नहीं होगा? पहले अगर पाइप से पानी आ रहा था, एक ही जगह गिर रहा था, तो ज्यादा पानी गिर रहा था, और जब पानी वही बटकर छोटी छोटी क्यारियों में गया तो थोड़ा थोड़ा पानी जाएगा ना। तो मतलब कि अगर यहाँ से धारा मान ज्यादा निकला है तो वहां कम कम बढ़ जाए, तब अगर यहाँ पर क्या है विद्युत धारा ज्यादा, तो वहां पर क्या होगा? थोड़ा कम हो जाए। ओके, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है भैया? तो ये R1 है, ये क्या है? R2 है, ये क्या है? R3। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सवाल पूछना चाहूंगा, साधना करिए बेटिया। ये R है क्या? हम जो बार बार R लिख रहे हैं, ये R है क्या? खड़ी तुम, हम जो R लिख रहे हैं R है क्या? खड़ी बेटिया तुम, हाँ R क्या है बेटिया? नहीं गलत है, बैठ जाओ तुम खड़ी हो। R क्या है? बहुत बढ़िया, क्या? बैठ जाओ। R क्या है? प्रतिरोध है। तुम खड़ी हो, तुम कोहिनूर। I क्या है? तुम खड़ी बढ़िया, I क्या है? पीछे तुम खड़ी हो, हाँ I क्या है? कौन सा धारा? पानी की धारा कि दूध की धारा? तुम खड़े हो, कौन धारा? बैठ जाओ, विद्युत की धारा। बैठ जाओ बैठ जाओ। क्लास में अगर ध्यान नहीं रखोगे समझ में नहीं। अभी मैंने जस्ट बताया था कि जो I है क्या है? विद्युत धारा है, और जो R है क्या है? विद्युत प्रतिरोध है। ये मैंने सब कुछ पहले लिखा दिया है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो अब मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा कि जो I का मान है तीनों के लिए विभक्त क्यों हो जाता है। तो अगर यहाँ से एक निकलेगा तो आगे तीनों जगह बांटना होता है, इसलिए I बढ़ जाता। इसीलिए समांतर क्रम संयोजन में विद्युत धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता। अब ध्यान से देखना, ये आपका परिपथ से ये दो तार जुड़े हुए हैं, यहाँ होता है V। क्या होता है? ओके, विभवांतर क्या है? ओके, यहाँ पे द्वितीय बिंदु तो है और कोई बिंदु ही नहीं है, तो जब हमारे पास एक ही जोड़ा बिंदु है तो विभवांतर एक ही होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए भैया समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है? विभवांतर समान होता है, लेकिन विद्युत धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। और मैंने समांतर क्रम से पहले आपको श्रेणी क्रम पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। मैंने समान बोला, लेकिन किसी ने गलत नहीं बोला, क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हो। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान क्या होता है? समान होता है, और विभवांतर का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। बहुत अच्छी तरीके से मैंने चित्र बनाने की कोशिश की है, और मैंने परिभाषा से ही चित्र बनाया है। इसलिए अगर या तो चित्र याद कर लो या तो परिभाषा याद कर लो, या तो चित्र याद कर लो या तो परिभाषा याद कर लोगे तो चित्र बना लोगे। चित्र अगर याद कर लोगे तो परिभाषा बन जाएगी ऑटोमेटिक। आपको जो आसान लगे आप वो याद करिए। तो सबसे ज्यादा इसमें जरूरी क्या ध्यान रखना है कि I का मान क्या होता है? अलग अलग। V का मान क्या होता है? ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर आप यहाँ पर गलती करोगे तो श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में डिफरेंस नहीं कर पाओगे।
और अगर आप श्रेणी क्रम समांतर क्रम में डिफरेंस नहीं कर पाओगे तो न्यूमेरिकल्स में ज्यादा गलती होगी। क्या होगे? न्यूमेरिकल्स में क्या होगे? अच्छा, कभी कभी न्यूमेरिकल्स आ गया और लिखा ही नहीं कि श्रेणी क्रम समांतर क्रम है, तब कैसे पहचानेंगे? तो अगर धारा का मान क्या है? समान है, तो कौन सा क्रम होगा? श्रेणी क्रम। और धारा का मान अगर अलग अलग है तो अब इसी का उल्टा, अगर विभवांतर का मान एक जैसा है तो समांतर क्रम, और विभवांतर का मान अलग अलग है तो श्रेणी क्रम। इसलिए जब भी पढ़े आप क्लियर माइंड करके पढ़ें, रिवीजन के साथ पढ़ें, लेकिन न्यूमेरिकल्स में अधिकतर बच्चे गलती करते हैं। और इस प्रकार का अगर न्यूमेरिकल आ जाता है लड़की तो कंफ्यूज है तुरंत। अधिकतर याद रखे, विद्युत वाले चैप्टर में फिगर का न्यूमेरिकल आता है बोर्ड एग्जाम में, और लिख के जो आता है वो 1 नंबर का सवाल खाली जाएगा। जो आता है न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए बोर्ड एग्जाम में, फिगर वाले न्यूमेरिकल्स ज्यादा आते हैं, और फिगर वाले न्यूमेरिकल्स में गलती हो जाती है। देखो कैसे, ऐसे होता है। ये बिंदु 1 है, यहां से एक प्रतिरोध को जोड़ा गया, यहां से देखिएगा एक या प्रतिरोध यहां आ गया, ठीक है, ऐसे आ गया। अब बताओ भैया ये न्यूमेरिकल कैसे लगेगा? है ना दिक्कत? थोड़ी दिक्कत रहेगी नहीं रहेगी? लेकिन बहुत आसान रहेगा। कहो कैसे? अरे इसी का कॉम्बिनेशन, वो आगे जब कक्षा 12 में जाओगे तब मिलेगा ये चित्र, लेकिन न्यूमेरिकल कक्षा 10 में है। इसका न्यूमेरिकल कहाँ है? कक्षा 10 में। तो इसका फिगर अधिकतर जो उपयोग हुआ है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज। आप जब कक्षा 12 में फिजिक्स पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे P अपान Q अपान R अपान S, PQ अपान बराबर R अपान S। वहां पे इस चित्र का जिक्र किया जाएगा, उसे बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। वहां पे आप पढ़ेंगे, बहुत आसान है ये भी। आखिर न्यूमेरिकल लगेगा कैसे? तो ये लगेगा इसके माध्यम से और श्रेणी क्रम, इसमें दोनों चीज है। कहो कैसे? तो मान लेते हैं तार ही तो जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक तार ये जुड़ा हुआ है, एक तार ये जुड़ा हुआ है, मतलब एक परिपथ क्या है? एक परिपथ। तो इस तार को वहीं से खींच ली, अब इसकी खींचेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो श्रेणी क्रम बनेगा। चलो, तो ऊपर वाले को एक बार श्रेणी क्रम में निकालेंगे, फिर एक बार नीचे वाले को श्रेणी क्रम में निकालेंगे, तो क्या ऊपर एक और नीचे एक हो जाएगा? तो कौन सा क्रम बनेगा? अब समांतर बनेगा। तो पहले श्रेणी क्रम से लगेगा, फिर समांतर क्रम से लगेगा, तब जाके आंसर आएगा, तब ये न्यूमेरिकल सोल्व होगा। बहुत ही आसान है। अगर आपको सुन के लग रहा कठिन है तो जब मैं आपको सिखाऊंगा तो बहुत आसान लगेगा। इसके लिए मुझे चाहिए क्या? आपसे चाहिए केवल जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक फिगर के साथ परिभाषा, फिगर के साथ और परिभाषा के साथ जो मात्रक है किससे क्या लिखा है तो ये याद होगा। तो फिगर वाला सबसे जल्दी लगेगा और जो लिखा है वो जल्दी नहीं लगेगा। फिगर वाला जल्दी लगेगा और बिना लिखा हुआ नहीं लगेगा। क्यों? ये फिगर वाले आप तुरंत जान जाएंगे कहां से तार जुड़ा है, कहां से तार टूटा हुआ है। लेकिन कब जान पाओगे? जब आपको परिपथ बनाना आएगा। तो ये जब घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको जरूर आएगा। इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? मैं आशा करता हूँ ये जरूर पता चला हो कि आई का मान विभक्त क्यों हो जाता है। मेन टारगेट हमारा इतना देर से मैं ले रहा हूँ समय, ये समझाने के लिए ले रहा हूँ कि आखिरकार समांतर क्रम संयोजन में आई का मान अलग अलग क्यों होता है और बी का मान एक ही क्यों होता है। मेन टारगेट मेरा ये है समझाने के लिए। अगर ये समझ जाओगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। तब आप समांतर क्रम संयोजन में और श्रेणी क्रम संयोजन क्या कर लोगे? अंतर कर लोगे। ओके, तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में जरूर आया होगा। अब हम सूत्र स्थापना करेंगे। चित्र बनाने के बाद क्या करेंगे? सूत्र स्थापना करेंगे। अभी कोई भी कुछ लिखे पड़ेगा नहीं। मैं देखिए इस चित्र से कैसे सूत्र लेकर आता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या है भैया? 3 प्रतिरोध है। 3 प्रतिरोध क्या है? R1, R2 और R3। ध्यान से देखिए, तो लिखेंगे, अभी कोई आप नहीं लिखेगा, बस माना 3 प्रतिरोध। क्या माना? 3 प्रतिरोध। आप बोलिए नहीं कोई बात, लेकिन ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इन दोनों में से एक जरूर आता है। 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3। इस प्रकार क्या है? इस प्रकार क्या बेटा? इस प्रकार संयोजित, संयोजित मतलब जोड़ना, मतलब जोड़ना, संयोजित किया जाता है, संयोजित किया जाता है कि इनमें प्रवाहित धारा, क्या प्रवाहित धारा I1, I2 व
I3 हैं और इनके सिरों के बीच, इनके सिरों के बीच विभवांतर V। देखिए मैं इस चित्र से ही लिखा सारी चीज, कोई डाउट इसमें? मैंने कैसे लिखा? मानो 3 पर R1 R2 और 3 है। चलिए इतना मैंने लिखा इस लाइन से, इस प्रकार जुड़े हैं, मतलब इस प्रकार इनको जोड़ा गया है कि जो इसमें बहने वाली धारा, मतलब धारा क्या है, I1 I2 और तथा इनके बीच इनके जो बिंदु है, एक बिंदु इसको मान लेते हैं A, क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं B। जो बिंदु A B है इनके विभवांतर क्या है? B है। इतना समझ में आया? अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि ओम का नियम जब मैं पढ़ा रहा था, भैया लिखो मत, बहुत गलत हो जाएगा आपसे। मैंने जब ओम का नियम पढ़ाया था आपको तो बताया था कि ओम के नियम से ही पूरा ये चैप्टर चलेगा। ओम के नियम से ही ये पूरा चैप्टर चलेगा। तो अब क्या लिखेंगे? ओम के नियम से क्या लिखेंगे? ओम के नियम। एक मिनट में पूछना चाहूंगा आपसे, ओके? खड़े हो बिटिया, तुम खड़े हो, सुफियान खड़े हो, हाँ तुम, चलो तुम ही खड़े हो। बताओ ओम का नियम का सूत्र क्या है? बोलो बेटा। बी बराबर बी, देखिए बैठ जाइए, मैंने पढ़ाया था तो बी प्रपोजनल आई, बी प्रपोजनल, फिर मैंने बता दिया प्रपोजनल हटेगा तो बी बराबर क्या लगेगा? आर आई। समझ में आया? तो ओम का नियम क्या है? बी बराबर आर आई या बी प्रपोजनल आई। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें अलग अलग क्या, ध्यान दीजिए, आखिरकार वहां पर B1 B2 ले रहे थे, वो अलग था, आखिर यहाँ पर क्या अलग है? आई क्या है? तो हम आई को इस बार लेंगे तो लिखेंगे ओम के नियम से, तो इस चूंकि, तो पहले लिखेंगे ओम के नियम से बी बराबर आ रही, यहाँ पे अलग क्या है? आई। तो आई बराबर सूत्र क्या बनेगा? बी अपान आर। आई बराबर, ये तो हो गया कुल धारा का मान। आई क्या है? कुल धारा। क्या है? कुल धारा का मान। ये आई ए वाला है, लेकिन हमारे पास I1 I2 I3 है। तो लिखेंगे चूंकि I1 बराबर B अपान R1 होगा कि नहीं होगा? R1 कहां से आया भैया? यहां से आया। देखिए आई जो है R1 के लिए तो काम कर रहा है, उतारो ना बेटा पीछे, अपने लिए धोखा कर रहे हो। आई किसके लिए काम कर रहा है? तो मैंने आई के साथ R1 लिया, R2 तो लिया नहीं। आगे बढ़ते हैं, I2 बराबर क्या होगा? बी अपान R2 के लेंगे, जो बी I2 है R2 के लिए काम करता है। ओके आगे बढ़ते हैं, I3 बराबर बी अपान R3। समझ आया? R3 के लेंगे कि जो I3 है R3 के लिए काम कर रहा। ओके मैंने अभी आपको बताया है कि I1 बराबर बी अपान R1। अच्छा R1 क्या होगा? क्योंकि I1 जो R1 के लिए काम कर रहा है। I2 बराबर क्या होगा? बी अपान R2। R2 क्यों होगा? क्योंकि साथियों R2 कर रहा, R2 के लिए काम कौन कर रहा है? I2। और I3 बराबर बी अपान R3 क्यों होगा? ये I3 के लिए काम कर रहा है। लेकिन यहाँ साथियों बी एक जैसा क्यों है? क्योंकि मैंने पढ़ाया है कि यहाँ पर जो साथियों समांतर क्रम संयोजन है उसमें विभवांतर का मान क्या होता? समान होता। तो बी का मान क्या है? समान है। आइए ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे कुल धारा। क्या लिखेंगे? कुल धारा। कुल धारा क्या है? आई है। क्या है? आई बराबर क्या होगा? I1 I2 I3। इसमें कोई डाउट? चलिए ध्यान दीजिए, मैं उस चीज को यहाँ पर करता हूं, उसके आगे मैं कहाँ पर करूंगा? यहाँ पर। आप आपको जो लिखेंगे, आप जो पढ़ेंगे, इसके नीचे यहाँ वाला करेंगे। ध्यान से देखिएगा, हम वहां पर मैंने क्या लिखा? कोई धारा आई बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसलिए क्या? अब भैया देखिए आई का मान क्या? आई बराबर बी अपान आर। तो आई के हम बी अपान आर रख सकते हैं। तो देखिए आई बराबर बी अपान आर, यहाँ देखिए I1 बराबर बी अपान R1, बी अपान I2 के जवाब क्या होगा? बी अपान R2, उसके जवाब बी अपान R3। इन तीनों कॉमन क्या है? बी कॉमन है, तो बी अपान आर, ध्यान दीजिएगा, बराबर बी कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब जो तीनों के पास है तो कॉमन लेंगे, तो बी तीनों के पास था, मैंने बी कॉमन ले लिया, तो ऊपर को नहीं तो आर तो 1 बचेगा, तो 1 अपान R1
1/r2, 1/r। और मैंने पढ़ाया था कि सबसे बराबर में संख्याएं जिस कट जाएंगी, बी भी कटेगा। यहाँ क्या बचा 1/r, ऊपर कुछ नहीं तो एक तो बचेगा। तो 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r। ध्यान दीजिएगा, ये किसका सूत्र है? समांतर क्रम संयोजन का। तो यहां लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः यह समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। ओके, ध्यान क्या देने वाली बात है, जो समांतर क्रम संयोजन है उसमें 1/r है और उसमें क्या था? केवल r था। तो याद रखिए, इसमें सूत्र में कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर सूत्र में कंफ्यूजन हो गया पूरा सवाल गलत हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया कहां से क्या हुआ है। तो इसमें कोई डाउट किसी को? आप एक बार रिवीजन करेंगे, चित्र घर पे बनाएंगे, आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। बाकी अभी मैं तो टेस्ट लूंगा, आपका भी मौखिक टेस्ट लूंगा, तो आपको पता चल ही जाएगा और मुझे पता चल जाएगा कि कहाँ डाउट है। तो पहले इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने पिछली क्लास में आपको श्रेणी क्रम के लाभ और हानि भी बताया था। तो मैं आपको ये भी नोटिस दिया है, यार कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका कोई ना कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा। ठीक उसी प्रकार से जो समांतर क्रम संयोजन है, इसमें कुछ ना कुछ लाभ है, कुछ ना कुछ हानि है। पहले हम लाभ को पढ़ेंगे। लाभ देखिएगा सब लोग और साथ में लिखिएगा इसको। लाभ क्या है? इसके माध्यम से, इसके माध्यम से बिजली की खपत कम होती है, कम होती है। पहला लाभ तो ये जान लीजिए। दूसरा क्या है? उच्च विभव पर काम करने वाले उपकरणों को उच्च विभव पर काम करने वाले उपकरणों को चलाया जा सकता है। इसका लाभ हो गया। अब जो बड़े बड़े कारखाने होंगे वहां पर कौन सा क्रम संयोजन होगा? वहां पे होगा समांतर क्रम संयोजन। क्या होगा? समांतर क्रम। क्या होगा? वोल्टेज की ज्यादा खपत होनी चाहिए। हानि क्या है देखिए, इसका नुकसान क्या है? हानि देखिएगा, हानि देखिए। और इसका एक लाभ और क्या लिख सकते हैं कि इस परिपथ में जितने भी बल्ब लगे होंगे, जितने भी उपकरण होंगे, सबके ऑन और ऑफ के लिए अलग अलग बटन होते हैं। वो एक बार आपने बुकलेट पढ़िएगा, आपको आ जाएगा। हानि सबसे कर रहा बात यह है कि इसमें कम विभव वाले उपकरणों का हम लोग उपयोग नहीं कर सकते। तो लिखेगा इसमें कम विभव वाले उपकरणों को नहीं चलाया जा सकता। एक हानि तो ये हो गई। हाँ, बस ये हानि एक ही याद रखिए। मेनली इसमें एक हानि होता है और इसके लाभ बहुत सारे हैं। मैंने बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में कि अगर एक भी उपकरण खराब हो जाएगा तो आगे का उपकरण नहीं काम करेगा, मैंने बताया था। लेकिन याद रखिए, जो समांतर क्रम संयोजन होता है उस संयोजन में अगर एक उपकरण खराब हो जाएगा तो अगला उपकरण काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विद्युत धारा का मान क्या अलग अलग है और मेनली चाहिए कि जलने के लिए विद्युत धारा चाहिए। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान अलग अलग है, इसलिए जितने भी उपकरण होंगे अगर एक खराब हो जाएगा तो दूसरा काम जरूर करेगा। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या, विद्युत धारा का रास्ता एक होता था। तो विद्युत धारा का जब रास्ता एक रहता था तो रास्ते में अगर पहला ही बल्ब खराब हो गया तो दूसरे से आगे काम ही नहीं करेगा। तो मैंने आपको समझा दिया मैंने कि वहां पर क्यों साथियों, जो झालर होती है आपके घर पे होती है, झूमर जिसे बोलते हैं, एक बल्ब खराब हो जाने के बाद भी आगे बल्ब नहीं काम करते। आपके घर पे भी श्रेणी क्रम समांतर क्रम होता है। आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा। आप घर पे जो छत में लाइट लगी होती है, बाहर छज्जे में, वहां पे छोटी छोटी जो लाइटें होती हैं, एक बटन से कई सारी लाइटें जल जाती हैं। तो जब मैंने क्या बताया, जब एक बटन से कई सारी लाइटें जल जाए और कौन सा क्रम होगा?
श्रेणी क्रम। और जो आपके घर पे बोर्ड लगा है, बल्ब का अलग है, पंखे का अलग है, स्विच का अलग है, कौन सा क्रम होगा? समांतर क्रम। तो एक ऐसा क्रम, एक ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान समान होता है, उसे कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। और एक ऐसा संयोजन जिसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? अलग अलग होता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। दोनों के लाभ बताया, हानि बताया, दोनों के लिए मैंने सूत्र बताया, सूत्र प्राप्त करके बताया, और इससे आगे इस टॉपिक से सवाल नहीं आएगा। तो आपको करना क्या? रिवीजन करना है। पिछली क्लास जितने भी, चाहे वो आवेश का हो, विद्युत धारा का हो, या ओम के नियम का हो, या आपके चाहे श्रेणी क्रम संयोजन का हो, उन सभी को अच्छी तरीके से आपको रिवीजन करना है, याद करना है, जिससे कि हम आने वाले टॉपिक्स को और आसान कर पाए। तो सर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए और सीखते रहिए BSC के द्वारा। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।